हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक मीडियम डिफ़िकल्टी का लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमें रोलिंग हैश कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये कंसेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर है कि आप इस कंसेप्ट पे बहुत से क्वेश्चंस अपने कोडिंग इंटरव्यूज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ फर्म ग्रिप ओवर दिस कंसेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने सबसे पहले हैश की डेफिनेशन बताई है। वो कहते हैं कि अगर मैं तुमको एक स्ट्रिंग दूँ एस ऑफ लेंथ के और मैं तुम्हें दो और वैल्यू दूँ पी और एम, तो इस स्ट्रिंग की हैश वैल्यू तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज़ वैल ऑफ एस ऑफ ज़ीरो विच इज़ लाइक द फर्स्ट कैरेक्टर। वैल क्या है इस पे मैं आऊँगा, पर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इंटू पी ऑफ ज़ीरो प्लस वैल ऑफ सेकेंड कैरेक्टर विच इज़ एस ऑफ वन इंटू पी टू द पावर वन प्लस इसी तरीके से वैल ऑफ लास्ट कैरेक्टर जो कि होगा एस ऑफ के माइनस वन इंटू पी टू द पावर के माइनस वन। तो इन सब को ऐड करके जो भी इसको तुम एम से मॉड ले लो इसका, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा हैश होगा इस स्ट्रिंग के लिए। ठीक है। अब आप पूछोगे ये वैल है क्या। ठीक है, तो वैल कुछ नहीं है, बस अल्फ़ाबेट का नंबर है। लाइक अगर ए है तो वो फर्स्ट नंबर पे आता है, राइट, तो वन। तो बी है वो सेकेंड नंबर पे आता है, टू। तो इसी तरीके से अगर जेड है तो वो है 26 नंबर पे। तो बस वो अल्फ़ाबेट का नंबर है ये वैल। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से अगर तुम्हारी स्ट्रिंग है ए बी डी, ठीक है, और तुमको पी की वैल्यू दे के रखी है लेट्स से 2 और एम की वैल्यू दी है लेट्स से 4। तो अब इसका तुम हैश कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली इसका के हो गया 3 क्योंकि ये 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। तो इसका निकालते हैं अपन हैश। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ 1 इंटू पी टू द पावर 0 प्लस बी इज़ 2 इंटू 2 to the power 1. अब d will be 4. 4 into 2 to the power 3, right? So sorry, ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा। इसकी हैश क्या होगी? 1 प्लस 4 प्लस 4 4 16। दिस इज़ 21। अब ऑब्वियसली इसको हमको मॉड भी करना था, राइट? मॉड विथ 4, मॉड विथ 4, मॉड विथ 4। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। इस स्ट्रिंग की इस वैल्यू के साथ हैश वैल्यू आती है 1। आई गेस अभी ये हैश का डेफिनेशन हमें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दी है एस, ठीक है, वो लेट्स से काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि तुमको उसमें ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ऐसी पहली सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ के हो और उसकी जो हैश वैल्यू है जो हम एक टारगेट वैल्यू तुम्हें दे उसके इक्वल होनी चाहिए। तो अगर तुम ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड आउट कर लेते हो तो वो सबस्ट्रिंग हमको रिटर्न कर दो। इसको एक एग्जांपल की तरीके से समझते हैं। लेट्स से तुमको स्ट्रिंग दी गई है लीट कोड, ठीक है, और ऑब्वियसली तुम्हें हैश निकालने के लिए पी और एम की वैल्यू भी दी जाएगी और ऑब्वियसली एक टारगेट वैल्यू भी दी जाएगी जिसके अगेंस्ट तुम्हें हैश कंपेयर करना है। तो लेट्स से पी की वैल्यू है 7 और एम की वैल्यू है 20 और टारगेट हैश वैल्यू है उनकी 0। नाउ और एक और चीज़, ये सबस्ट्रिंग की लेंथ भी तो देंगे ना वो, तो के की वैल्यू है 2। बेसिकली अब इस स्ट्रिंग में आपको 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसका हैश 0 के इक्वल है, राइट? तो अभी हम वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम हैश समझ चुके हैं। तो इसका आंसर एक्चुअली आता है ई, राइट? तो ये ई क्यों है हम देखते हैं। अगर मैं इसकी हैश निकालूँ, राइट, तो इसकी अपन हैश निकालते हैं। हैश इक्वल टू, अब ई की नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, वो 5th पोजीशन पे आता है, राइट? तो 5 इंटू पी इज़ 7 टू द पावर 0 प्लस ई, वापस से ई है सेकेंड कैरेक्टर भी, तो 5 इंटू 7 टू द पावर 1 और इसका पूरा हम मॉड लेंगे 20 के साथ। तो 5 प्लस 35 विच इज़ 40
mod 20 विच इज़ 0, जो कि हमारे टारगेट के इक्वल है. So that's why this was the first substring of length 2 in this particular string, जिसकी हैश टारगेट हैश के इक्वल है. So this is my answer. I hope the problem statement is clear now. अब हम देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. So सबसे पहले बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हम इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देख लेते हैं. So लेट्स से अगर मेरे को एस स्ट्रिंग दी गई है जो लेट्स से काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है. हमको तो बस के लेंथ की सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसका हैश हमारे टारगेट के इक्वल हो, राइट. सो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते. इस एस स्ट्रिंग में कि जितने भी के लेंथ के सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, राइट, हम सारे सबस्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है. और हर सबस्ट्रिंग के लिए हम उसका हैश कैलकुलेट करेंगे और जिसका भी हैश हमारे टारगेट के इक्वल आता है उसको हम एज अ आंसर रिटर्न कर देंगे. सिंपल. तो ऐसा करने पे हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ठीक है. चलो वो देख लेते हैं. तो क्योंकि हम के लेंथ के सारे सबस्ट्रिंग देख रहे हैं तो टोटल सबस्ट्रिंग कितने बनेंगे. एक तो देखो, आप 0 से स्टार्ट करोगे के लेंथ का, फिर 1 से स्टार्ट करोगे के लेंथ का, 2 से स्टार्ट करोगे के लेंथ का, ऐसे करते करते आप n माइनस के से स्टार्ट करके सबस्ट्रिंग बना सकते हो. सो ओवरऑल आपके पास n माइनस के टोटल सबस्ट्रिंग्स होंगे, राइट. अब सिर्फ सबस्ट्रिंग ही नहीं है, हर सबस्ट्रिंग के लिए आपको हैश कैलकुलेट करना है जिसके लिए उसके अंदर के एलिमेंट्स को आपको प्रोसेस करना है, राइट. सो हर सबस्ट्रिंग के लिए आपको ओ ऑफ के ऑपरेशन लगेगा टू कैलकुलेट हैश. तो अगर आपके पास n माइनस के सबस्ट्रिंग्स है तो आपका टोटल टाइम ऑपरेशन लगेगा n माइनस के इंटू के. सो हम इसको मोटा मोटा कह सकते हैं कि इट इज़ ओ ऑफ n के. और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है. सो हम इसको ओ ऑफ 1 में भी कर सकते हैं. तो ये तो हो गई ब्रूट फोर्स की बात. पर ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखने के लिए तो हमने ये वीडियो लगाया नहीं था. हमें जानना है कि हम इसे ऑप्टिमली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो उसका आंसर है रोलिंग हैश. तो आप जब यहाँ पे रोलिंग हैश का कंसेप्ट लगाते हो तो ये जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन के है, राइट, वो रिड्यूस होके ओ ऑफ एन हो जाएगा. तो ये रोलिंग हैश कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं. तो अगर हम हमारे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को एनालाइज करें तो हम उसमें कर क्या रहे थे. हम पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करके एक के लेंथ के हमने सबस्ट्रिंग का हैश फाइंड आउट किया, राइट. और उसके बाद अगर वो हैश की वैल्यू टारगेट के इक्वल नहीं आती है तो हम सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करके नेक्स्ट के लेंथ की सबस्ट्रिंग को प्रोसेस करते हैं और उसका हैश निकालते हैं h2, ठीक है. तो अगर हम इन दोनों सबस्ट्रिंग की प्रोसेसिंग को देखें तो h1 कैलकुलेट करते वक्त मैंने ये और ये एलिमेंट को मैंने प्रोसेस किया और h2 कैलकुलेट करते वक्त मैंने वापस से ये और ये एलिमेंट को प्रोसेस किया. तो देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या था. h2 कैलकुलेट करते वक्त बस ये एलिमेंट नहीं था और एक ये नया एलिमेंट था, पर बाकी सारे एलिमेंट तो उसी की जगह पे हैं, राइट. फिर भी मैंने इसको वापस से प्रोसेस किया. तो यही रीज़न है कि ब्रूट फोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई आती है. अब रोलिंग हैश क्या बोलता है कि यार जब तुम h1 कैलकुलेट कर रहे थे तब तो तुमने ये सारे चीज़ें पहले ही प्रोसेस कर लिए थे, राइट. तो तुम इसको वापस से प्रोसेस मत करो, ठीक है. जो डिफरेंस है ना बस उसी पे ध्यान दो. तो तुम h1 कैलकुलेट करते वक्त तुमने इसे कंसिडर किया था, h2 कैलकुलेट करते हुए तुम उसको हटा दो, ठीक है. और जब पर ये तुमने कंसिडर नहीं किया था h1 में तो इसको तुम ऐड कर दो. तो बस इतना ही तुम ऑपरेशन करो टू फाइंड आउट h2 rather than processing all these elements again. इससे तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी. तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे होगा. फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको एक स्लाइडिंग विंडो की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं. तो जब हम पहले के लेंथ की सबस्ट्रिंग को का हैश निकाल रहे हैं तो ये हमारी पहली विंडो हो गई जिसका हैश आता है लेट्स से h1. अब ये लेट्स से टारगेट हैश के इक्वल नहीं है तो हम इसी विंडो को स्लाइड कर देते हैं एक एलिमेंट से, लाइक दिस, और इसका हैश निकालते हैं h2. अब लेट्स से ये h2 भी टारगेट हैश के इक्वल नहीं है तो हम वापस से इस विंडो को एक और एलिमेंट से स्लाइड कर देते हैं, लाइक दिस, और लेट्स से इसका हैश वैल्यू होता है h3 जो कि टारगेट हैश के इक्वल है. तो हम इसको एज अ आंसर रिटर्न कर देते हैं. सो गाइज अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने क्या किया,
हमने सबसे पहले वाली विंडो का हैश निकाला, फिर उसको राइट साइड में स्लाइड किया या फिर रोल किया और फिर सेकंड हैश निकाला, फिर उसको राइट साइड में रोल करके हमने थर्ड हैश निकाला, राइट। तो इसी वजह से हम इसको रोलिंग हैश कंसेप्ट कहते हैं। और अब जब मैं इस कंसेप्ट को हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अप्लाई करूँगा तो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें स्ट्रिंग दी गई है ABCDE और हमें बोला है कि हमें 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। पावर 2 दिया गया है, मॉड्यूलो 3 दिया गया है और टारगेट हैश 2 बोला गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम विंडो स्लाइड करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वैसे तो मैंने समझाते वक्त लेफ़्ट टू राइट विंडो स्लाइड की थी, बट इस पर्टिकुलर केस में मैं राइट टू लेफ़्ट विंडो स्लाइड करूँगा और वो मैं क्यों करूँगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं कहाँ से कहाँ स्लाइड कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मैं विंडो स्लाइडिंग कैसे अचीव कर रहा हूँ। तो हमारा फोकस वो है। तो अभी के लिए हम वो समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद द राइट मोस्ट विंडो ऑफ लेंथ 3, तो जिसमें आता है CDE। तो मैं अगर इसका हैश निकालूँ H1 इक्वल टू C की वैल्यू हो गई 3 P टू द पावर 0 विच इज़ 1 प्लस D की वैल्यू है 4 इंटू 2 टू द पावर 1 2 प्लस E की वैल्यू है 5 इंटू 2 टू द पावर 2 4। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 20 31। तो 31 फिर मॉड ले लेते हैं 3 के साथ, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरा 1, जो कि मेरे टारगेट हैश के इक्वल नहीं है। तो चलो अपनी विंडो को अब स्लाइड करते हैं लेफ़्ट की ओर। तो ये मैंने अपनी विंडो स्लाइड कर दी राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, जिसका मतलब मैंने E को हटा दिया और B को ऐड कर दिया। तो अब मैंने ये कैसे अचीव कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो मैंने E हटाया है और B ऐड किया है, राइट। तो अगर मैं इसका हैश निकालूँ तो मेरे को वापस से पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं E हटाता हूँ। तो H2 निकालने के लिए सबसे पहले मैं H1 में से E की वैल्यू जो मैंने ऐड की थी विच इज़ लाइक उसकी वैल्यू 5 इंटू उसको किस पावर से मल्टीप्लाई किया था 4 से 2 टू द पावर 2। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ H1 माइनस 20, 31 माइनस 20 कितना होता है 11, ठीक है, सही किया ना, हाँ। उसके बाद ठीक है, इसका मतलब मैंने ये E तो हटा दिया। अब मेरे पास C और D है, बट इसकी पावर क्या थी, हमने P टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था, P टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया था। बट इस सब स्ट्रिंग में इसको P टू द पावर 1 वैल्यू होनी चाहिए इसकी, और इसको हमें P टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं P से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेसिकली वो एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। सो अभी जो भी मेरी क्योंकि मैंने E हटा दिया है तो मेरा अभी सब स्ट्रिंग है C और D, तो इसको मैं P से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो H2 इक्वल टू H2 इंटू P, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। तो P हमारा 2 है, तो H2 इंटू P इज़ 22। तो अभी ये तो एडजस्ट हो गया इनकी P की पावर, पर अभी B मिसिंग है, तो अब इसमें B ऐड कर देंगे और B इंटू P टू द पावर 0 विच इज़ 1। तो यानी सिर्फ B की वैल्यू ऐड करनी है। तो H2 प्लस B की वैल्यू क्या है 2 आती है, तो दिस विल बिकम 22 प्लस 2 24। और अगर मैं इसका 24 मॉड 3 करूँ तो ये आता है 0 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू टारगेट हैश। तो चलो अपनी विंडो को वापस से लेफ़्ट की ओर स्लाइड करते हैं। तो ये मैंने अपनी विंडो को स्लाइड किया वापस से लेफ़्ट, जिसका मतलब मैंने D हटा दिया अभी विंडो से और A ऐड कर दिया, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे। अब H3 हैश निकालते हैं। तो H3 में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H2 में से माइनस करूँगा D की जो भी वैल्यू थी, जो कि अगेन हमें 2 टू द पावर 2 और D क्या था 4, राइट। तो 4 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस करना है विच इज़ 16। तो H2 कितना था 24, 24 माइनस 16 इज़ 8, ठीक है। तो D तो हट गया। अब B और C है, इस B की पावर में P टू द पावर 0 मल्टीप्लाई था, इसमें P टू द पावर 1 मल्टीप्लाई किया था, पर हमको इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में P की पावर 1 होनी चाहिए और P की पावर 2 होनी चाहिए। तो इसलिए अभी जो मेरी सबस्ट्रिंग है D हटाने के बाद वो सिर्फ B और C है, तो मेरे को इसको P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो H3 विल बी H3 इंटू P जो कि है 2, तो ये हो गया 16, ठीक है। तो अब तो ये तो एडजस्ट हो गया, पर अभी तक A ऐड नहीं किया, तो H3 में A ऐड कर देते हैं। तो H3 प्लस A की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 17। तो अगर मैं इसका मॉड लूँ 3 के साथ तो ये आ जाता है 2,
विच इज़ इक्वल टू आर टारगेट हैश। तो इसका मतलब ये वाली सब स्ट्रिंग मैं एज अ आंसर रिटर्न कर देता हूँ। सो दैट्स हाउ वी हैव रोल्ड द हैश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो मैंने कितने टोटल ऑपरेशंस किए। तो सबसे पहला हैश निकालने के लिए मैंने के ऑपरेशंस किए, राइट। और उसके बाद तो बस मैं स्लाइड ही करता गया ना लेफ़्ट की ओर एक एक करके। और हर स्लाइड में मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं 3 ही ऑपरेशन लाइक 4 ऑपरेशंस कर रहा हूँ, राइट। एक तो ये कि जिसमें से मैं एक हटा देता हूँ, राइट, एक एलिमेंट हटा देता हूँ, ये O ऑफ 1 ऑपरेशन है। फिर इसमें मैं जो भी हटाने के बाद जो भी एलिमेंट्स है उसमें उनकी पावर 1 से बढ़ा देता हूँ, जिसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो ये भी O ऑफ 1 ऑपरेशन है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो ऐड कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये भी O ऑफ 1 ऑपरेशन है। और उसके बाद ये क्या है, इसमें तो मैं बस मॉड ले रहा हूँ जो भी वैल्यू है, ये भी O ऑफ 1 ऑपरेशन है। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशन स्लाइडिंग को मैं O ऑफ 1 ऑपरेशन में अचीव कर पा रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से मैं मैक्सिमम एकदम स्टार्टिंग तक स्लाइड कर सकता हूँ, राइट। तो ये मैं बोलूँ अगर n-k इंडेक्स है तो ये हम एकदम 0th इंडेक्स तक जा रहे हैं। तो कितनी बार मैं स्लाइड कर सकता हूँ, n-k टाइम्स, राइट। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट n, राइट। सो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, राइट, k पहला हैश निकालने के लिए और n-k हमारा स्लाइड करने के लिए। तो ओवरऑल हो जाता है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। और अगर मैं अभी अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसमें हमें कोई अलग से ऐसे अरे या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल 2-3 वेरिएबल्स के साथ ये अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ 1। तो चलो अभी हम हमारा वो पहला वाला क्वेश्चन भी एड्रेस कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाते वक्त तो विंडो स्लाइड लेफ़्ट टू राइट की, बट जब हम एग्जांपल पे आए इस पर्टिकुलर तो हमने विंडो राइट टू लेफ़्ट साइड की। तो ऐसा क्यों? तो वापस से ये एग्जांपल ही देख लो। लेट्स से अगर मैं राइट टू लेफ़्ट स्लाइड करता, ठीक है, तो पहले मैं इसका हैश निकालता h1, लेट्स से, ठीक है ना, h1 मैंने हैश निकाल दिया इस सबस्ट्रिंग का। पर उसके बाद लेट्स से वो इक्वल नहीं है, मान लो टारगेट हैश कुछ और था और लेट्स से ये सबस्ट्रिंग इसके इक्वल नहीं है, तो अब मैं इसको स्लाइड करूँगा राइट की साइड में, राइट। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a हटा रहा हूँ। तो ठीक है, h2 निकालते वक्त मैं h1 में से ये a की वैल्यू हटा दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी जो पहले वाली सबस्ट्रिंग थी इसमें b को p⁻1 से मल्टीप्लाई किया था और c को p⁻2 से मल्टीप्लाई किया था। और जब मैं ये विंडो स्लाइड कर रहा हूँ तो इसको एक्चुअली p⁻0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको p⁻1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब इनकी पावर घटानी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, h2 डिवाइडेड लाइक h2 विल बी इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई p, ठीक है। तो ऐसा करने पे मैं इन सब की पावर घटा दूंगा। बस मैं यहीं पे रुक जाता हूँ अभी। सो द थिंग इज़ कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम एक्चुअली मॉड के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि a इंटू बी मॉड m एक्चुअल में इक्वल होता है a मॉड m मल्टीप्लाई बाय b मॉड m और होल का मॉड बाय m। ये ट्रू है, बट सेम ट्रू डिवीजन के लिए नहीं है। a डिवाइडेड बाई b मॉड m आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि a मॉड m डिवाइडेड बाई b मॉड m डिवाइडेड बाई होल मॉड m। सो दिस डज नॉट अप्लाई। उसके लिए आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना पड़ता है। तो उस मैथ्स में हम नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज़ कि क्योंकि हमारे इस प्रॉब्लम में ये मॉड्यूलो फंक्शन था तो डिवीजन इतना सही से उसमें फिट नहीं बैठता है। इसलिए मैंने ये जो विंडो है ना राइट टू लेफ़्ट साइड की, ताकि मैं ये डिवीजन हटा सकूं और मल्टीप्लिकेशन के साथ डील कर सकूं। सो दैट इज़ द रीज़न। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि हम ये वीडियो में सिर्फ यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं। इस वीडियो का मेन एम है कि आपको रोलिंग हैश कंसेप्ट समझ में आए। और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने बस इसलिए लिया ताकि हम इसको एकदम प्रैक्टिकल वे में देखें कि किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है और अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी इस पे जमा लोगे तो आई डोंट थिंक आपको ये कंसेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगेगा। सो विद दैट हम जल्दी से एक कोड वॉक थ्रू ले लेते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो गाइस, ये वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हमने डिटेल में समझ लिया था। अब हम डायरेक्टली इसके कोड में आते हैं। तो कोड में उन्होंने हमको स्ट्रिंग दी गई है, पावर दिया है, मॉड्यूलो दिया है, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग दिया है, टारगेट हैश दिया है
और मैंने एक प्राइवेट फंक्शन भी बनाया वैल, जिसमें हम कैरेक्टर देते हैं और वो उसकी पोजीशन बता देता है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले तो h और kp ये दोनों वेरिएबल है। तो h में क्या होता है, किसी भी सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल है, और kp है kth पावर ऑफ p, दैट इज़ p टू द पावर k की वैल्यू स्टोर करने के लिए। ये हमें विंडो लेफ़्ट स्लाइड करने में हेल्प करेगा। और इन दोनों का डेटा टाइप मैंने लॉन्ग इसलिए रखा है क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी कैलकुलेशन में अगर इनकी वैल्यू इंटीजर से आगे बढ़ जाती है तो वो ओवरफ्लो ना हो इस और उसकी वैल्यू प्रिजर्व रहे, इसलिए मैंने इनका डेटा टाइप लॉन्ग रखा हुआ है। फिर जो आंसर है, ये आंसर में जो भी सबस्ट्रिंग का हैश टारगेट हैश के इक्वल आता है, दैट इज़ द आंसर सबस्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स हमने स्टोर करने के लिए ये आंसर वेरिएबल रखा है। ठीक है, फिर हम इटरेट कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, और फिर हम अपनी विंडो को राइट टू लेफ़्ट ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। तो एक्सपैंड कर रहे हैं मतलब क्या, कि जो भी हमारा हैश है उसमें p मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं। अब दो चीज़ें हैं, अभी स्टार्टिंग से ही तो हमारा विंडो का साइज़ k होगा नहीं, राइट। तो जब तक वो k विंडो साइज़ का नहीं होता है, जिसका मतलब कि i प्लस k की वैल्यू n से ज़्यादा होगी उस केस में, तो तब तक हम ना p टू द पावर k की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हम इसमें स्टोर करेंगे। तो वो हमने निकाल दी। एक बार हमारी विंडो की साइज़ k हो गई या k से ज़्यादा होगी, तो हमको अभी बस उसको श्रिंक करना है, राइट। तो जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो भी है हैश में से राइट, उस विंडो का जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट है, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम कह सकते हैं कि हमारी विंडो राइट से लेफ़्ट स्लाइड हो गई, राइट। तो वो हैश हमने स्टोर करके रख लिया। अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उस हैश की वैल्यू टारगेट हैश के इक्वल है, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आप आंसर में स्टोर करके रख लो, और इन दी एंड हम बस वो सबस्ट्रिंग उस इंडेक्स से स्टार्ट होते हुए k लेंथ की रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा आंसर है। तो ये इसका कोड हो गया। तो इसको एक बार चला लेते हैं जस्ट टू वेरीफाई। सो या इट इज़ एक्सेप्टेड। सो गाइज, भले ही हमने इस वीडियो में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, बट आई होप कि मैं आपको रोलिंग हैश का कंसेप्ट तो समझा पाया हूँ। सो विद दैट आई टेक योर लीव, बट बिफोर आई लीव आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता दो। लाइक फॉर एग्जांपल, क्या मैं बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर अंडर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका ध्यान रखूँ। तो मेरा एम है कि मैं एकदम क्वालिटी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बना सकूँ। सो या प्लीज़ हेल्प मी इन डूइंग दैट। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।